हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का साथी विवेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इंडियन इकोनॉमी में हमारा टॉपिक है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी को ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़े और जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जीडीपी की स्टार्ट करने से पहले एक टर्म हमें सीखना है, वो है इकोनॉमिक अकाउंटिंग, यानी कि आर्थिक लेखांकन क्या होता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी एक संस्था के बारे में बात करें या किसी एक निगम के बारे में बात करें, यदि हम उसके आर्थिक मदों के आय और व्यय का लेखांकन करें तो उसे आर्थिक लेखांकन यानी इकोनॉमिक अकाउंटिंग कहते हैं। साधारण शब्दों में समझें, मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो किसी चीज़ का उत्पादन करती है। आप उसके आय और व्यय का लेखांकन करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं, तो उसे इकोनॉमिक अकाउंटिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है। करने के तरीकों के हिसाब से इसे दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक है माइक्रो अकाउंटिंग और एक है मैक्रो अकाउंटिंग। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझ लीजिए। माइक्रो को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म इकाई या व्यष्टि लेखांकन, ठीक, और मैक्रो को बोलते हैं समुदाय या समष्टि लेखांकन। तो पहले माइक्रो अकाउंटिंग क्या चीज है। आप एक इकाई के बारे में बात करें या एक गृहस्थ के बारे में बात करें, इकाई के बारे में बात करेंगे तो उसके उत्पादन के बारे में बात करेंगे, और गृहस्थ के बारे में बात करेंगे तो उसके उपभोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी अगर आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसमें उसकी जो इकाई है किसको मान के चल रहे हैं, एक ही फैक्ट्री, पूरे पूरे देश को नहीं मान के चल रहे, एक ही फैक्ट्री को मानकर उसी के हम माइक्रो अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो एक ही इकाई को आधार मानकर उसके उत्पादन का व्यवस्थित मूल्यांकन करते हैं, उसके उत्पादन की अकाउंटिंग करते हैं, तो इसे माइक्रो अकाउंटिंग कहा जाएगा। ठीक है, और यदि गृहस्थ लेंगे तो उसका उपभोग का अकाउंटिंग की जाएगी। सीधी सी बात है। अब मैक्रो अकाउंटिंग क्या होती है। मान लीजिए किसी एक स्थान पर रहने वाली, उत्पादन करने वाली समस्त इकाइयां आपने ली, चाहे स्थान एक जिला भी हो सकता है, ठीक है, एक प्रदेश भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है, और उन समस्त इकाइयों के उत्पादन की अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा मैक्रो अकाउंटिंग। ठीक, क्लियर है। और अगर उस स्थान पर रहने वाले समस्त गृहस्थों की बात की जाएगी तो उनका उपभोग का, जाहिर सी बात है, कोई भी उत्पादन इकाई जो होती है वो उत्पादन करती है। उत्पादन क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया है। उत्पादन का अर्थ होता है मूल्य वृद्धि। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि से ये कैसे रिलेटेड है, ये आगे हम जब पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इस उत्पादन के क्या कारक होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मैक्रो अकाउंटिंग की। तो मैक्रो अकाउंटिंग में क्या था, किसी एक अंचल में निवास करने वाली समस्त जितनी भी हैं उत्पादन इकाइयां सारी की सारी आपको लेनी है और फिर उनके उत्पादन का आपको अकाउंटिंग करनी है। तो इस तरह की जो अकाउंटिंग होती है उसे बोला जाता है मैक्रो अकाउंटिंग। ठीक, क्योंकि भारत में जो जीडीपी की गणना की जाती है वो मैक्रो अकाउंटिंग के आधार पर की जाती है, तो इसी को हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो अकाउंटिंग के आधार पर नहीं की जाती गणना। ठीक, तो अब जीडीपी की परिभाषा क्या है। ठीक, इसको जरा अच्छे से समझेंगे। इसमें जो वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड का अपना एक स्थान है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है जीडीपी पे उसे भी हमें समझना है। ठीक है, तो सारे वर्ड्स को ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा, ये पहला वर्ड है, में उसके सभी निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में, कितने समय में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल है, उसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी का मतलब है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। दोबारा देखते हैं, देखिए दोबारा क्या परिभाषा है। किसी देश की घरेलू सीमा, पहला वर्ड है घरेलू सीमा, याद रखना है आपको। दूसरा वर्ड है घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, ठीक है, एक घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, जिसमें मूल्य ह्रास भी शामिल है। मूल्य ह्रास का अर्थ क्या होता है? जब किसी भी उत्पादन इकाई में कुछ उत्पादन किया जाता है तो कुछ स्थायी पूंजी जो होती है, स्थायी पूंजी क्या होती है, पूंजी क्या होती है, इसको हमने डिस्कस करा था बहुत डिटेल में पहले वाले टॉपिक में कि भौतिक पूंजी क्या होती है, मानवीय पूंजी क्या होती है। उस टॉपिक को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जब आप उत्पादन करते हैं तो पूंजी में कुछ ना कुछ मूल्य ह्रास आता है। जाहिर सी बात है, कुछ मशीनों में कुछ टूट फूट होगी, ठीक है, कुछ उनका उपयोग होगा तो कुछ ना कुछ उसका मूल्य ह्रास यानी कि वैल्यू में कमी आएगी, ठीक है। तो मूल्य ह्रास भी शामिल है। अब जीडीपी को डिस्कस करने के लिए हम इन सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये पॉइंट्स जो हैं, जैसे मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य जीडीपी पे क्या असर डालता है, इसको भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको शुरू करते हैं और डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं सबसे पहला फैक्टर जो है, जो जीडीपी को प्रभावित करता है, वो क्या है? वो है मौद्रिक मूल्य। जो हमने डेफिनेशन में लिया था, तो पहला फैक्टर है मौद्रिक मूल्य। ये जीडीपी को किस तरह से प्रभावित करता है? ये जीडीपी को 3 तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। मौद्रिक मूल्य में परिवर्तन होने पे जीडीपी में कैसे परिवर्तन होता है, इसको डिस्कस करते हैं। पहला है रियल चेंज, यानी कि वास्तविक परिवर्तन, ठीक। कैसे होता है जरा इसको समझते हैं। अगर पहले इसकी परिभाषा क्या है? यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा हो, वृद्धि हो रही हो या कमी हो रही हो, और कीमतें स्थिर हों। दोबारा समझिए, यदि कीमतें स्थिर हैं और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो इस प्रकार से मौद्रिक मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उससे जीडीपी पे होने वाले परिवर्तन को वास्तविक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसे होता है, जरा समझिए। जरा एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी समय एक देश में 100 पेन बनते थे और हर पेन का मूल्य 10 रुपए था। ये मूल्य, ये उसकी मात्रा, क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ठीक। अब हमने कहा कि उसके प्राइस जो है वो स्थिर है, 10 रुपए ही प्राइस है। और मान लीजिए पेन की संख्या बढ़ गई है, अब 1000 पेन बनने लगे हैं। तो पहले जो टोटल मौद्रिक मूल्य था वो था क्वांटिटी इंटू प्राइस, यानी 100 गुणा 10 यानी कि 1000 रुपए, ठीक। और अब कितना हो जाएगा? 1000 गुणा 10 यानी कि 10,000 रुपए। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर मूल्य स्थिर है, पहले भी 10 रुपए था, अब भी 10 रुपए है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने से जीडीपी में जो पहले 1000 रुपए की जीडीपी बन रही थी, अब आपकी 10,000 रुपए की जीडीपी बनने लगी। इसको कहा जाता है वास्तविक वृद्धि, ठीक। और यदि अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, 100 की जगह 90 पेन बनने लगे, तो ये कुल हो जाएगा आपका 900 रुपए। इसको कहा जाएगा वास्तविक कमी। यानी जब मूल्य स्थिर रहते हैं और जीडीपी में परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है तो वास्तविक कमी, जीडीपी में वास्तविक कमी कहा जाएगा उसे। और अगर वृद्धि हो रही है तो उसे वास्तविक वृद्धि यानी रियल ग्रोथ कहा जाएगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो मौद्रिक मूल्य था, वो पहला, उससे जो पहला चेंज आता है उसे बोलते हैं वास्तविक परिवर्तन। दूसरा चेंज कैसे आ सकता है? उसे बोलते हैं आभासी यानी नॉमिनल चेंज। क्या होता है आभासी परिवर्तन, इसको समझते हैं। इससे पिछले वाले में हमने डिस्कस करा था कि कीमतें जो थी वो स्थिर थी, लेकिन यदि उत्पादन की मात्रा स्थिर रहे
और कीमतें बढ़ने लगे, कीमतें बढ़े या घटें, तो जीडीपी में जो चेंज आता है उसे कहा जाता है नॉमिनल चेंज या आभासी परिवर्तन। एग्जाम्पल यही वाला लेते हैं और इससे समझ लेते हैं जरा। देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए पहले भी 100 वस्तुएं बनती थी और हर एक का मूल्य 10 रुपए था। ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, तो आपकी जीडीपी हो गई 1000 रुपए की। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। और मान लीजिए बाद में अभी हमने बात करी कि जो उत्पादन है वो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन मूल्य बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए मूल्य आपका बढ़ गया, 10 से हो गया 15 रुपए, तो ये आपकी जीडीपी ये आ गई, यानी कि जीडीपी बढ़ गई। लेकिन क्या आपने उत्पादन बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया है, केवल आपके मूल्य बढ़े हैं। तो इस प्रकार से जो चेंज आता है उसे कहा जाता है आभासी परिवर्तन या नॉमिनल चेंज। अब ये दोनों तरह से हो सकता है, कीमतें बढ़ भी सकती हैं और कीमतें घट भी सकती हैं। कीमतें बढ़ेंगी तो उसे आभासी वृद्धि कहा जाएगा और कीमतें घटेंगी तो उसे आभासी कमी कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि ऐसा होने लगे कि आपकी कीमतें लगातार ही बढ़ती रहें, अगर अर्थव्यवस्था में ऐसा कभी दौर आ जाए कि कीमतें, वस्तुओं की कीमतें लगातार ही वृद्धि होती रहे उन कीमतों में, ठीक है, अर्थव्यवस्था का दौर ऐसा आ जाए कि आपकी वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहे और उत्पादन में वृद्धि ना हो, तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। इसमें दो शब्द हैं, इसमें इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों ही मिलकर स्टैगफ्लेशन बनता है। क्या चीज है इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो इसे कहा जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, ये बात क्लियर है, हमने डिस्कस कर ली कि कीमतें अगर लगातार ही बढ़ती रहेंगी तो तब स्थिति ऐसी आती है। तो यानी कीमतें तो बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन तो हैगा। दूसरी चीज रिसेशन भी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है। तो इससे दो तरह का इफेक्ट होता है। अगर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, यानी नई इकाइयों की जरूरत नहीं पड़ रही है, नए लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं, नए लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यानी धीरे धीरे हमारा सेक्टर जो है बेरोजगारी की तरफ और मंदी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तब जब ये दोनों कंडीशन एक साथ आ जाएं कि कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो एक स्थिति आएगी जिसमें हम लोग इस दौर में स्टैगफ्लेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए इससे निपटना भी बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये स्फीति और मंदी दोनों से निपटने के अलग अलग उपाय होते हैं। देखिए स्फीति यानी कि कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करती है? इसके लिए संकुचनशाली अपनी जो नीतियां हैं उनको अपनाती है। संकुचन का मतलब है अर्थव्यवस्था में से पैसे को सोखना। ठीक है, अर्थव्यवस्था से पैसे को निकालना। वो कैसे निकालते हैं उसको हम आरबीआई पढ़ेंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि आरबीआई मार्केट में से पैसा कैसे निकाल सकती है, जिसको लिक्विडिटी या तरलता बोलते हैं। कि पैसे को निकालने, मार्केट से पैसा जब निकाल लिया जाता है तो उसे कहा जाता है आरबीआई ने लिक्विडिटी को कम कर दिया है, तरलता को सोख लिया है। ठीक है, तो लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार क्या नीति अपनाती है? संकुचन वाली, यानी कि मार्केट से पैसा निकालने की, ताकि कम पैसा मार्केट में होगा तो कीमतें कम बढ़ेंगी। लेकिन साथ ही साथ रिसेशन भी है, लोगों के पास रोजगार भी कम है, उत्पादन की मात्रा भी कम है। तो इसके लिए आरबीआई क्या तरीके अपनाती है? इसके लिए तरीके जो अपनाए जाते हैं वो होते हैं प्रसारकारी, यानी अर्थव्यवस्था में पैसा छोड़ा जाए, पैसा दिया जाए, नई उत्पादन इकाइयां लगे, नए रोजगार बढ़े। यानी कि इस स्थिति के लिए पैसा कम करना है, इस स्थिति के लिए पैसा बढ़ाना है, और दोनों ही चीजें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गई। ठीक है, तो इस तरह की इस अर्थव्यवस्था में जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको हैंडल करने में सरकार को काफी परेशानी होती है। ठीक है, अब मौद्रिक मूल्य पर डिपेंड एक तीसरा टर्म है नाम मात्र का परिवर्तन। हमने एक वास्तविक परिवर्तन पढ़ा,
दूसरा आभासी परिवर्तन पढ़ा, अब तीसरा है नाम मात्र का परिवर्तन। नाम मात्र के परिवर्तन में क्या है, देखिए अभी हम बात कर रहे थे क्वांटिटी की और प्राइस की, ठीक है। अभी हमने बात करी प्राइस फिक्स रहे और क्वांटिटी बढ़ती है या घटती है, कम होती है, तो उसे वास्तविक परिवर्तन कहा जाता है। दूसरे में हमने बात करी कि आपकी प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, क्वांटिटी फिक्स रहेगी, तो जो परिवर्तन होगा आभासी परिवर्तन कहा जाएगा। और तीसरा जो है, इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में परिवर्तन प्राइस में होगा और कुछ मात्रा में परिवर्तन जो होगा क्वांटिटी में होगा, ठीक है। यानी क्वांटिटी में भी और प्राइस में अगर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आए और उससे जीडीपी में परिवर्तन आए तो उसे कहा जाता है नाम मात्र का परिवर्तन, ठीक है। तो ये पहला जो जीडीपी के डिस्कशन में पहली चीज जो थी मौद्रिक मूल्य, हमने उसको डिस्कस करा। अब सेकंड चीज क्या है, एक वर्ष की अवधि। जैसा आप जानते हैं हमारे यहाँ जब बजट प्रस्तुत करा जाता है, आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, बताइए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इसी तरीके से आप ये बताइए, जब आरबीआई अपनी मौद्रिक पॉलिसी अपनाती है या डिस्कस करती है तो कौन सी डेट को लेती है, या हमारा एफसीआई जो है उसका जो ईयर है वो क्या होता है। हर किसी के अपने अलग अलग एक निर्धारित समय है, ठीक है। तो इसको आप अपने गूगल करिए, ढूंढिए और नोट में अपने नोट में लिखिए कि एफसीआई अपना ईयर किस टाइम अपनाती है, आरबीआई अपनी मौद्रिक पॉलिसीज को कब डिस्कस करती है। और लेकिन हमारा जो बजटिंग का ईयर है वो आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो कहने का मतलब ये था कि जब हम ये वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य लेंगे तो कौन सी वस्तुएं जो 1 वर्ष की अवधि में ही बनाई गई होंगी, ठीक है। तीसरी चीज, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लिया जाता है। इसका क्या मतलब है, देखिए, जैसे आपने लोहा जमीन से खोद के निकाला, ठीक है, आप उसका मूल्य ले लेंगे। फिर लोहे से कोई प्रोडक्ट बनाया गया, फिर उसका मूल्य ले गया, कोई पार्ट्स बनाया गया, फिर वो पार्ट उठा के किसी कार में लगाया गया, आपने वहां पे भी मूल्य ले लिया। ऐसा नहीं है, अंतिम वस्तु, जो अंतिम वस्तु निकल के आई उसके मूल्य को लिया जाता है, वरना एक ही वस्तु का मूल्य कई बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। जो उत्पादन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मूल्य वृद्धि। और अंतिम में जो आके वस्तु बनी, जो एक लोहे को निकालने से लेके और अंतिम जो भी उसका पार्ट बनाया गया उसके मूल्य को लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि शुरू वाले मूल्य को भी ले लें, बीच वाले मूल्य को भी ले लें, आखिरी वाले मूल्य को भी ले लें। उससे क्या होगा, एक ही चीज का मूल्य कई बार गणना हो जाएगी, ठीक है, तो उससे अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जो अंतिम रूप में जो भी प्रोडक्ट बन के आया है उसके मूल्य को लेते हैं, उसके हिसाब से गणना करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। फिर तीसरा पॉइंट है घरेलू सीमा क्षेत्र। घरेलू सीमा क्षेत्र क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। घरेलू सीमा क्षेत्र क्या होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। देख, घरेलू सीमा क्षेत्र का क्या अर्थ है, जो भारत की राजनीतिक सीमा है। राजनीतिक सीमा आप लोग जानते हैं, ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो ये नीचे वाला मैंने पोर्शन बनाया है, पूरा पोर्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये हमारी जो सीमा है, ये पूरी की पूरी राजनीतिक सीमा है। इसके अंदर का पूरा अधिकार जो है हमारे भारत देश का है, ठीक है। एक तो ये हमारी घरेलू सीमा हुई, दूसरी इसके साथ हमारी समुद्री सीमाएं भी तो हैं, समुद्री क्षेत्र भी तो हैं, वो भी हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। कैसे आता है उसको जरा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं ये जो तट है ये थोड़ा सीधा नहीं होता, इतना सीधा नहीं होता जितना हमें दिखाई पड़ रहा है, ये थोड़ा कटा छटा रहता है। तो क्या करा जाता है, इसको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच ली जाती है, इसको बोला जाता है आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है,
जैसे ये कटा छटा तट है, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। तो कटे छटे तट से आप कैसे निर्धारित करेंगे, नहीं निर्धारित कर पाएंगे, तो इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा बना दी गई। यहां पर जल है, ठीक है, ये जो चित्र बना हमारा ये जल है। तो ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है इसको कहा जाता है आधार रेखा, और आधार रेखा के अंदर वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है आंतरिक समुद्र। आंतरिक समुद्री क्षेत्र इस आधार रेखा से अंदर वाले भाग को कहा जाता है। तो आधार रेखा से अंदर वाला भाग जो है, जो आंतरिक समुद्र है, उस पे हमारा उतना ही अधिकार होता है जितना कि हमारी भूमि में होता है, ठीक है। तो ये भी हमारी घरेलू सीमा में अंतर्गत आता है। इसमें भी जो गतिविधि होगी, कोई इकाई होगी, कोई नौका होगी, वो हमारी जीडीपी के अंतर्गत आएगा। इसके आगे देखिए, ये जो हमारी आधार रेखा है इससे आप 12 समुद्री मील दे दीजिए, ठीक है, नॉटिकल माइल्स। और इस 12 समुद्री मील पे एक रेखा खींच लीजिए। फिर इसके आगे एक और लीजिए 24 समुद्री मील पे और एक रेखा खींच लीजिए। और इसके बाद लीजिए आधार रेखा से 200 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स पे। तीनों की अलग अलग परिभाषा है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रादेशिक समुद्र, जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। और आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है, इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संधि है, उसके अनुसार आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने और समुद्री संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। हम यहां पर जाकर कोई मछली पालन, मछली मत्स्य का उत्पादन कर सकते हैं। यहां पर हमें अगर किसी क्षेत्र में तेल मिल जाए, मान लीजिए समुद्री क्षेत्र में हमें तेल मिल जाए कहीं पर, तो हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कहाँ होता है, यहां पर होता है, आपको पता है बॉम्बे के पास समुद्री क्षेत्र में बॉम्बे हाई में होता है। बॉम्बे हाई क्या है, एक तैरता हुआ जलयान है जो समुद्र के अंदर से तेल का उत्पादन करता है। तो अब जो कहने वाली बात है वो समझिए कि देखिए, पहला था आधार रेखा के अंदर वाला, उसमें उतना ही अधिकार है जितना हमारा अपनी भूमि में होता है। फिर ये आया प्रादेशिक समुद्र, फिर संलग्न क्षेत्र, फिर आया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। तो यहां तक तो हमें बहुत सारे अधिकार हैं। यहाँ जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक का क्षेत्र है, इसमें तो हम चुंगी कर भी वसूल कर सकते हैं, यानी टैक्स भी वसूल कर सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं और कई सारे काम कर सकते हैं। तो ये भी हमारी समुद्री से हमारी जो घरेलू सीमा है उसके अंतर्गत है। और साथ ही साथ 200 नॉटिकल मील तक का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, EEZ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि द्वारा हमें प्राप्त है, उसमें भी हम जो है समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। तो यदि इस क्षेत्र में हमारा कोई जलयान है, यदि इस क्षेत्र में हमारी कोई नौका है जो मछली पालन कर रही है, तो उसके द्वारा किए गए उत्पादन को भारतीय जीडीपी में गणना की जाएगी, ठीक है। तो आपको राजनीतिक सीमा समझ में आई, समुद्री सीमा के अंदर क्या क्या लिया जाता है वो भी आपको समझ में आया, और इसके अलावा क्या है इसको मैं आपको समझाता हूं। इसके अलावा और क्या चीज हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं, देखिए। इसके अलावा एक होता है दूतावास। दूतावास क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए
भारत का दूतावास है अमेरिका में, ठीक है, भारत का दूतावास है अमेरिका में। तो उस दूतावास में कार्य करने वाला भारतीय अधिकारी जो भी होगा, उस दूतावास का जो भी आर्थिक आय व्यय होगा, वो भारत के घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। अभी उसके अंदर कार्य करने वाले कर्मचारियों को नहीं लेते हैं, वो निवासियों में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम दूतावास को, हम सीमा को लेते हैं। घरेलू सीमा में किसको लेंगे? यदि भारत का दूतावास अमेरिका में है तो वह दूतावास जो है भारत की घरेलू सीमा का अंग होगा। सिमिलरली यदि अमेरिका का दूतावास भारत में है तो वह दूतावास अमेरिका का वो अमेरिका की घरेलू सीमा का अंग होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। इसी टाइप से सैन्य अड्डे भी होते हैं। मान लीजिए भारत की सेना है, वो श्रीलंका में शांति बहाली के लिए गई है। ठीक है, भारतीय सेना श्रीलंका में शांति बहाली के लिए गई, तो उन्हें, ये श्रीलंका का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। मान लीजिए उन्हें ये छोटा सा क्षेत्र दे दिया गया है श्रीलंका सरकार की तरफ से, और यहां पर भारतीय सेना का अड्डा है इस क्षेत्र में। तो ये जो आवंटित भूमि है भारतीय सेना को, यह भारतीय घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यानी भारतीय सेना का अगर किसी अन्य देश में कोई सैन्य अड्डा है, उसे आवंटित कर दिया गया है, तो वह भूमि भी भारतीय सीमा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी तरह से छोटी नौकाएं हैं, रिंग हैं, जो मैंने आपको समुद्र में बताया, वो भी भारतीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज और है, उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई वायुयान है या कोई जलयान है, यानी शिप है, कोई एरोप्लेन है। मान लीजिए ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो है इंग्लैंड से फ्रांस तक उड़ान भरती है डेली, इधर से जाती है, फिर इधर से इधर को लौट के आती है। ठीक, तो ये फ्लाइट जो है भारतीय घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगर कोई चलता फिरता वायुयान है या जलयान है जो भारत सरकार का है, तो वह भी भारतीय घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ गए। इसी तरीके से कोई जलयान भी हो सकता है जो इंग्लैंड से फ्रांस के बीच में चलता हो या कहीं और चलता हो, और नियमित रूप से यहीं के बीच में चलता हो, जरूरी नहीं इंडिया आता हो, यहीं से यहीं पे उड़ता रहता हो। ठीक है, तो वह भी भारतीय घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी दूतावास में एक वाणिज्यिक दूतावास भी होता है जिसे कंसुलेट करते हैं, वह भी भारतीय सीमा के अंतर्गत आएगा। अगर भारतीय दूतावास है, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास है, किसी भी देश में है, तो वह भारतीय सीमा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा कि घरेलू सीमा क्षेत्र क्या क्या होता है। तो घरेलू सीमा क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है निवासी। निवासी हम किसको मानेंगे? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वे सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं वो भारत में रहते हैं। वे सभी लोग जो भारतीय नागरिक हैं वो भारत में रहते हैं, वह तो वो तो निवासी के अंतर्गत हैं ही हैं। साथ ही साथ ऐसे विदेशी लोग भी जो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक भारत में रह रहे हैं और उनकी रुचि का, आर्थिक रुचि का केंद्र भी भारत है, वह भी भारतीय निवासी ही माने जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे कोई एक चाइनीज मोबाइल कंपनी है, उसका कोई एक अधिकारी है जो भारत में रह रहा है, अपनी कंपनी का काम कर रहा है, और उसे कई वर्ष हो गए, 1-1.5 साल 2 साल हो गए। ठीक है, भारत में ही वो खर्च करता है, भारत में ही सामान खरीदता है, भारत में उसको वेतन मिलता है, उसको भारत में ही खर्च करेगा, जाहिर सी बात है, वेतन मिल रहा है भारत में, तो उसे 1 वर्ष से ऊपर हो गया है, यहीं पर वो बिजनेस कर रहा है, तो वह भारत का निवासी माना जाएगा। सिटीजन नहीं, मैं निवासी की बात कर रहा हूं, जो जीडीपी में हम काउंट करेंगे। ठीक है, ऐसी भारतीय सिटीजन है, अगर भारत में ही रह रहा है और भारत ही उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र है, तो उसको भी भारतीय निवासी माना जाएगा।
सेम अगर कोई भारतीय नागरिक है, अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका ही उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र है, वहीं वो बिजनेस कर रहा है, वहीं वो रह रहा है, ठीक है, और वहीं उसका 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो उसको भारतीय निवासी में कैलकुलेट, जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसको नहीं रखा जाएगा। अब कुछ और चीज़ें उसको भी ध्यान रख समझ लीजिए। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है इंग्लैंड का और इंडिया आता है खेलने के लिए, या फिर कोई पेशेंट है, कोई इलाज करवाने के लिए आता है, या कोई टूरिस्ट है मनोरंजन करने के लिए इंडिया आता है, तो ऐसे लोग, कोई खिलाड़ी हो, कोई चिकित्सा सुविधा के लिए आए, कोई घूमने के लिए आए, ऐसा कोई विदेशी जो होगा उसे भारतीय निवासी में गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक तो हमने, अगर विदेशी कोई 1 साल से ज्यादा रह रहा है और आर्थिक रुचि का केंद्र भी भारत है तो उसे भारतीय निवासी में रखा जाएगा। दूसरा, अगर कोई भारतीय भी है, बाहर रह रहा है, उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र वही है, काफी समय उसे हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो उसे भारतीय निवासी में गणना नहीं की जाएगी। दूसरी चीज आपने ये भी क्लियर हो गई होगी कि यदि कोई व्यक्ति है, टूरिस्ट के रूप में आता है, खेलने के लिए आता है, मनोरंजन के लिए आता है, भारत घूमने के लिए आता है, तो उसे भारतीय निवासी नहीं माना जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, मैंने एक दूतावास की बात करी थी कि ये भारत का दूतावास है इंडिया का, कहां पर है? यूएसए में। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें ऐसे लोग भी काम कर रहे होंगे जो वहां के लोकल निवासी होंगे, अमेरिका के रहने वाले होंगे, तो वह लोग भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे। दूतावास भारत की घरेलू सीमा का भाग होगा, लेकिन दूतावास में काम करने वाले यूएसए के निवासी भारत के निवासी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, यानी जब जीडीपी की गणना करी जाएगी तो यूएसए के ऐसे निवासी जो भारतीय दूतावास में काम कर रहे थे उनको नहीं लिया जाएगा। सेम कंडीशन भारत पे भी लागू होगी। यदि ये इंडिया है और ये दूतावास है यूएसए का, ये है तो घरेलू सीमा किसकी? यूएसए की, लेकिन इसमें काम करने वाले कोई मिस्टर ए हैं जो यहां काम करते हैं, मिस्टर बी हैं जो यहां काम करते हैं, लेकिन ये हैं कहां के रहने वाले? इंडिया के रहने वाले, तो इनको भारतीय निवासी माना जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा घरेलू सीमा किसकी है और निवासी कौन से। ठीक, तो हमने सारी चीजें इसमें डिस्कस करी। मौद्रिक मूल्य, 1 वर्ष की अवधि, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, घरेलू सीमा क्षेत्र और निवासी। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पहले से पता है, सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हमें इसमें आगे डिस्कशन करना है, ठीक है, कि जीडीपी के लेटेस्ट अनुमान क्या है, वर्तमान में जो कोरोना वायरस का फैक्टर चल रहा है इससे जीडीपी के क्या इफेक्ट पड़ सकता है, डिप्रेशन क्या होता है, महान मंदी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्तमान में इसको लेकर सरकार के क्या निर्णय हैं, विश्व बैंक ने क्या इसमें आंकड़े दिए हैं, अब से 6 महीने पहले क्या आंकड़े थे और आज क्या आंकड़े हैं और अग्रिम अनुमान क्या है। तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।